हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिए गए हैं और इससे आपको आपका पैटर्न भी पता चल जाएगा। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का इसका समय है और ये DOE के द्वारा दिया गया है, जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ से दिया गया है। तो फटाफट हम क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने टाइप्स देख लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अन्नपूर्णा नेपाल, गुरला मंधाता नेपाल, धौलगिरी नेपाल, कंचनजंगा नेपाल। तो देखो यहाँ पे अन्नपूर्णा और हम बात करते हैं धौलगिरी, कंचनजंगा, ये सभी जो है जो पहाड़ की मतलब माउंटेन्स जो है ये सब नेपाल में आती है, लेकिन जो गरुला मंधाता है वो नेपाल में नहीं आता। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, विच इज द फॉलोइंग अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। स्तंभ क और ख में मिलान करके सही का विकल्प हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्या, चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर। तो देखो चर्च द्वारा लगाए जाने वाले कर को हम यहाँ पर कहते हैं टाइड। उसको क्या कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइल हो जाएगा। उसके बाद बास्तीन के किले का जो पतन है वो 1789 में हुआ था और फ्रांस का गणतंत्र यहाँ पर 1792 में हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे देखो सी में क्या कहा गया, फर्स्ट में बी हो जाएगा, सेकेंड में डी हो जाएगा, थर्ड में ए और फोर्थ में सी। तो फर्स्ट में बी, देखो यहाँ पे कोई एरो लगा के बताती हूँ, फर्स्ट में बी हो जाएगा, सेकंड में यहाँ पे डी हो जाएगा, थर्ड में यहाँ पे ए हो जाएगा और फोर्थ में यहाँ पर सी हो जाएगा। सेम यही इंग्लिश में भी होगा, बस इंग्लिश के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ी सी यहाँ जो लिखा गया है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं। टैक्स लीव बाय द चर्च इज कॉल्ड टाइथ, टैक्स लीव बाय द स्टेट इज कॉल्ड टेल्स, फॉल ऑन द फोर्ट ऑफ द बस्टाइल 1789, फ्रांस बिकमिंग रिपब्लिक 1972। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट प्लस सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान करनी है। लंबाई 860 किलोमीटर है, उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि है और अपवाह क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा। मतलब ऐसी नदी जो 860 किलोमीटर लंबी हो, छत्तीसगढ़ में हो और झारखंड और उड़ीसा उसके रास्ते में आता हो। तो ऐसी एक ही नदी है जिसका नाम है बी, महानदी। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा महानदी। देखो क्या है, लेंथ 80-60 किलोमीटर, हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उड़ीसा आता हो। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर और हम यहाँ पे बात करते हैं कावेरी की तो उसकी है 760। तो महानदी का आप याद ही रखिए 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गलत जो शब्द है उसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। देखो निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मानव है, यहाँ पे एक बार पहले हिंदी में कर लेते हैं फिर इंग्लिश में करते हैं। मानव जो है वो पूंजी, भूमि हो या चाहे भौतिक पूंजी, उससे श्रेष्ठ है। तो ये कथन सही है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, मानव पूंजी का निर्माण क्यों किया जाता है, बेहतर सुविधाओं के लिए। उत्पादन के लिए मानव पूंजी की कोई भूमिका नहीं है। डी क्या कहता है, मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादक का कारण बनता है। तो ये सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सी आंसर हमारा जो सही हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन द लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, लैंड और फिजिकल कैपिटल से सुपीरियर है। ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ को फैसिलिटीज देकर ह्यूमन कैपिटल को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और बढ़ाया जा सकता है। डी क्या कहता है, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल इन रीजन टू द हाई प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल डज नॉट हैव एनी रोल ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है, सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर पूरा वाक्य कीजिए। देखो क्या कहा गया, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी हो। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, महात्मा गांधी जी के सपनों में भारत
गरीब भी अमीर हो जाएंगे, समाज में सभी व्यक्तियों को भागीदारी होगी, गरीब एवं अमीर के मध्य खाई नहीं होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी आंसर देखो, हालांकि डी में भी कहा है कि भागीदारी होगी, लेकिन मेन यहाँ पे कहा गया है अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार रीड कर देते हैं। I shall try a constitution which was released India from a theater and the president. I shall work an Indian in which poorest shall feel that it is their country is choose making they have an effective voice. An Indian which as community shall live in perfect harmony. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, मेनली ये कहा गया कि कोई गरीब और कोई अमीर के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सी आंसर, देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रिच एंड पुअर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हालांकि बी क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे लगता है कि ऑल द पीपल सोसाइटी विल हैव द इफेक्टिव वॉइस, ये भी होना चाहिए, लेकिन सी आंसर क्योंकि मेनली यहाँ पे क्या है, पुअर और रिच के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है, हाई हिल वेराइटी, क्या हो जाएगा, हाई हिल वेराइटी। तो इनका हाई हिल वेराइटी का मेन जो उद्देश्य है वो क्या होगा, द मेन एम ऑफ द HYV ऑफ सीड इज। तो 7 में प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि करना, कीटनाशक का अधिक प्रयोग करना, प्रति पौधा अनाज में कमी या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज द यील्ड इन द ग्रेन प्लांट, देखो हाई यील्ड वेराइटी मतलब कि ज़्यादा अच्छे बीज बनाना ना, अच्छे यील्ड मतलब कि उत्पादन करना, तो क्या होगा, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि, इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ अ ग्रेन पर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही नहीं है। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट, उसे हमें देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोसाइटी बेस्ड इक्वालिटी, ये क्या है, एकदम करेक्ट है। सेकंड देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक शासन पर भी प्रगति पे बल देता है, ये भी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेंडली अमंग द सिटीजन, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त सभी, तो क्या है, सभी के सभी यहाँ पे क्या है, सही है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि इस राज्य की एक राज्य के गाँव की कुल जनसंख्या है 5000। 1920 के दौरान उस गाँव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या है 20। कुल संख्या कितनी है, 20। अब जब संख्या बताई जाती है तो वो किस पे बताई जाती है, वो 1000 पर बताई जाती है। तो देखो 1000 पे बताई जाएगी। तो अब उन्होंने कहा है कि गांव की जो जन्म दर है वो आपको क्या करनी है, बतानी है। तो देखो अगर इस तरह से हम करते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है, क्योंकि 2% आ रहा है आंसर। अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का भी हम इसको थोड़ा भी लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले हम ये बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मतलब द हु रोट द बुक टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा जॉन लॉक ने। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉन लॉक ने ये पुस्तक लिखी थी, ये बुक लिखी थी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको समझ के लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो वही दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है और उसका रीजन दिया गया है। तो देखो सबसे पहले हम हिंदी में रीड करते हैं, क्या कहा गया है, ध्यान से। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी उपनिषदों में दास प्रथा का उन्मूलन करना मतलब उसे खत्म करना जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। ये क्या है, सही स्टेटमेंट। दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था, ये भी क्या है, सही। देखो क्योंकि दासों के साथ ही खराब व्यवहार होता था, इसीलिए तो उन्होंने ये किया था ना। तो यहाँ पे दोनों ही सही है और जो संकल्पना है सही व्याख्या करती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। One of the most revolutionary social reform in the Jacobin regime was the abolition in slavery in the French colonies. इसका रीजन क्या है, slaves were treated very badly. तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इसी तरह से एक संकल्पना दी गई है। भवन एक स्थायी पूंजी है, बिल्कुल सही बात है। उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। भवन एक स्थायी पूंजी है क्योंकि उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, सही। कि उत्पादन, एक बार भवन बनने में टाइम लगता है लेकिन एक स्थायी पूंजी बन जाती है और उसका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं, बिल्डिंग इज ए फिक्स कैपिटल, बिल्कुल बिल्डिंग इज ए फिक्स कैपिटल सही है, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ मैनी ईयर्स, क्योंकि लंबे टाइम तक इसका यूज किया जाता है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए आंसर यहाँ पे क्या है, सही है। एक्सप्लेनेशन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या कहा गया, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, कोई भी देश भारत का आदेश नहीं दे सकता है। देखो क्या कहा गया कि भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न देश है, ये बात भी सही है।
कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता है। तो ये दोनों लाइन दोनों ही सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, नो कंट्री कैन ऑर्डर इंडिया। तो बी आंसर की दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 14 में देखते हैं, 14 में क्या कहा गया है यहाँ पर, एक सेकेंड देखते हैं। देखो 13 में भी क्या है, यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 13 में भी ए ही आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 14 की हम बात करते हैं तो 14 में देखो क्या कहा गया है, ब्रह्मपुत्र एक सदानीर नदी है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि दोनों संकल्पनाएं तो सही है, दोनों बातें सही कही गई है, कारण भी, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। भी से भी सही है, कै भी सही है, लेकिन जो संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। देखो एक बार फिर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र इज ए पेरेनियल रिवर, ब्रह्मपुत्र इज ए हिमालय रिवर। तो दोनों स्टेटमेंट जो बोली गई है वो सही है, लेकिन रीजन इसका सही नहीं दिया, तो यहाँ पे बी क्वेश्चन आएगा। 14 में बी आंसर होगा, बाकी में ए ही आएगा। अब देखते हैं 15 में क्या कहा गया। 15 क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत, गलत जो है उसे हमें देखना है। तो उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका होती है, जो फिफ्थ क्वेश्चन था वही यहाँ पे हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको क्या है, गलत कथन की पहचान करनी है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे यहाँ पे 16 क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन बाय द गिवन बिलो, रेफरेंस इन द करेक्ट मेजर इन द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। तो देखो फर्स्ट क्या है, सामंती व्यवस्था का अंत, ये तो है। देखो तीनों में ही ये कथन है, तो ये सही है। चर्च द्वारा किए जाने वाले करों को भी समाप्त किसने किया था, ये भी सेकंड जो है इन्होंने ही किया था, फ्रांसीसी यहीं से असेंबली से ही हुआ था। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया, ये काम भी इसने किया। तो सभी कथन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आंसर इसका डी होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आपको जो कमेंट है या जो जहाँ पे कमेंट दिए जाते हैं वहाँ पे इसका आंसर आपको लिख कर दे दूंगी। लेकिन अभी तक इसका आंसर डी ही है, चेक करके अच्छे से आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा गया है, एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया 17 को, एक सेकेंड, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आपके पढ़ने में बहुत टाइम लगता है इनको ना। आ जाओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 2 आवर बिटवीन लोकल टाइम ऑफ गुजरात एंड द अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, गलत की आपको पहचान करनी है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड देखिए, 23.5 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 23 एंड 30 नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, बिल्कुल इस तरह से बीच में जाती है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये भी सही होगा। 82 एंड 30 पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। 82 एंड 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास थ्रू द गुजरात। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी क्या करते हैं, इस तरह से सेंटर में गुजरते हैं, गुजरात इस तरफ आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा देश है, ये हमें पता ही है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द बेसिस ऑफ एरिया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कहा गया है, जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास कोई भी रोजगार नहीं है। बताइए कि वह किस बेरोजगारी में आ रहा है। देखो पढ़ाई की है मतलब शिक्षित है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जॉन हैज द पोस्ट ग्रेजुएट बट ही डज नॉट हैव एनी वर्क, विच टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस। तो एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या आ जाएगा, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 में देखिए क्या कहा गया है, पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, मालाबार तट। द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ये क्या कहलाता है, जो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो आ जाएगा द मालाबार कोस्ट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल। विच टाइप ऑफ द क्रॉप, व्हीट। सी आंसर आ जाएगा रबी। ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स के थे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड सेक्शन है इसका खंड ख सेक्शन भी वेरी शॉर्ट आंसर 2, इसमें आपको आंसर देने हैं, 2 नंबर का है हर क्वेश्चन ना। तो 21 क्वेश्चन देखिए, वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व तो बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। अच्छा, इसके अथवा में देखते हैं, 1878 में वन कानून के कोई 2 महत्व बताइए। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको आंसर मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखते हैं।
तो फर्स्ट का आंसर देखिए, हमें वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ी के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वायु के प्रदूषण को हटाने में भी सहायक है। वायु प्रदूषण को कम करने में वन की अहम भूमिका है। आश्रय देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, हवा देते हैं, भोजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, पानी देते हैं, दवा प्रदान करते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको 2 पॉइंट लिखना है तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपको नंबर, स्कोरिंग नंबर होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं हमें दवा देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें खाना देते हैं ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। कुछ भी, लकड़ी देते हैं, दवाइयां देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया था। 1878 के वन अधिनियम में वनों को आरक्षित और संरक्षित वनों में विभाजित किया गया। सबसे पहले 1800 में क्या होता है, एक तो वनों को आरक्षित वनों में और संरक्षित वनों में विभाजित किया गया। आरक्षित वन वे थे जिनमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो उनको बचाया गया, मतलब वहां पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। संरक्षित वन वे थे जिनका उपयोग ईंधन की लकड़ी के लिए लघु वन उपज में संग्रह कर सकते थे। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन की लकड़ी के लिए भी, तो ईंधन के लिए जलाने के लिए भी तो लकड़ी चाहिए ना, तो वो कहाँ से आता था, संरक्षित वन से। और लघु वन उपज के संग्रह के लिए भी क्या किए जाते थे, वनों का उपयोग किया जाता था। कोई भी दो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इंग्लिश में भी देखते हैं। We also get different type of wood product from the forest. A part of this, they are also helpful in remaining pollutant in the air. Thus, the forest play an important role of reducing air pollution. सबसे पहले air pollution को reduce करता है, provide shelter and shade भी देता है. They provide air, food, fruit, food, water and the medicines. नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। द फॉरेस्ट एक्ट इन 1878 डिवाइड फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वर दोज फॉरेस्ट नो वन कैन कुड एंटर, कोई भी उसके अंदर एंटर, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो प्रिजर्व्ड है उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, दे कुड यूज टू पीपल टू कलेक्शन द फ्यूल, वुड एंड माइनर फॉरेस्ट, मतलब उसके अंदर से आप सामान जैसे ईंधन वगैरह जो लकड़ी वगैरह ले सकते हो, और उसके साथ में क्या कर सकते हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया। आइए देखते हैं आंसर। देखिए किस तरह से भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन की निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर ध्यान से समझते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। ये देखा जाता है कि खाद्य की आवश्यकताएं, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। पहले उनकी जितनी आवश्यकताओं पे उनका खर्चा है उसको देखा जाता है, पहले उनकी आवश्यकताओं को देखा जाता है और उसके जो उतनी कीमत है उससे गुणा कर दिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, निर्धनता रेखा मानी जाती है, पॉवर्टी लाइन मानी जाती है। जो बेसिक नीड्स है उसको देखा जाता है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, कितना रुपए लग रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके निर्धनता रेखा को मापा जाता है। While determining the poverty line in India, food requirement, clothing, footwear, fuel, light, education, medicine requirement, etc. are considered for the sustenance. These physical quantities are multiplied by the price in rupees. तो पहले उनकी जितनी ज़रूरत है उसको रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, फिर उसको रुपए के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और एक्चुअल में जो रेट आता है उसको क्या कहा जाता है, निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है, 23 सॉरी। आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार, सामान्य आचरण, बैठकों आदि पर दिशा निर्देश का एक समूह है। आदर्श आचार संहिता तब तक प्रभावी रहती है जब तक कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति, धर्म के आधार पर वोट को सुरक्षित नहीं रख सकता है। मतलब देखो क्या कहा गया, आदर्श आचार संहिता, एक आचार संहिता तब लग जाती है जब भी वोट होने वाले होते हैं, तो चुनाव प्रचार को लेके उनके आचरण, बैठकों आदि को दिशा निर्देश देने के लिए भी कब तक आप प्रचार कर सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद आप कोई ऐसे जैसे जॉब से रिलेटेड आप नहीं, जैसे कि वोट आने वाले हैं तो आप उससे 5 दिन पहले आप जॉब का कोई ऑफर नहीं निकाल सकते हो किसी के लिए, या कोई आप रिसेशन नहीं दे सकते, कुछ मतलब ऐसा कर नहीं सकते कि उस समय आचार संहिता लग जाती है। तो आचार संहिता का मतलब है कि एक जो भी चुनाव से रिलेटेड जो भी प्रचार करना है आपको, उससे रिलेटेड बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, उसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और ये तब तक प्रभावी रखते हैं जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया ना हो जाए। देखो आंसर में क्या आएगा, द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंपेनिंग, जनरल कंडक्ट, मीटिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग इलेक्शन। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिमेन इन फोर्स टिल द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। नो पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट कैन रिजर्व वोट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन्स।
क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत में कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? जिससे कि जो सरकार है वो किसानों से फसल खरीद रही है और इसके अंदर जितनी उसकी लागत हुई है, जितने उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या जितना उसका खर्चा हुआ है, उससे 1.5 गुना कम से कम क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। मतलब अगर मान लो 50 रुपए की कोई चीज खरीदे तो 75 में क्या होगा? सरकार उसे खरीदेगी। तो इसके लिए सरकार क्या है? सरकार को भी होना चाहिए, किसानों को लाभकारी होना चाहिए। इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का इससे क्या मिलता है? समर्थन मिलता है। देखिए सर, minimum support price is a rate in which the government buy crop from farmer and it is at least and half time of the farmer cost of the production. Minimum support price is that minimum price for any crop which the government consider beneficiary for the farmer and therefore support the farmer throughout it. 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी ये 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि है खंड ई, जो सेक्शन ई दिया गया है उसे हम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको भी रीड नहीं करेंगे, सिर्फ उसको समझ लेंगे। देखो क्या कहा गया, संविधान सभा के बारे में दिया गया है, उसके जो मेन अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि उसके लिए जितनी भी बहस हुई या जितनी भी बात हुई उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कहा गया, जिसके 12 मोटे खंड थे। और इसके पीछे क्या था, जितनी भी सोच विचार थे सभी रखे गए थे, जिससे कि इन जो भी ये बहस हुई है इन दस्तावेजों का उपयोग किया जा सके। जितनी सारी बातें थी रिटर्न में की गई थी, जिनका क्या किया जाए, जब दस्तावेज बने, संविधान बने, तो उसमें इसका यूज किया जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आ जाएगा, दोनों ही आंसर करवा दूंगी। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के, लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, सब इंग्लिश में भी करवाऊंगी। संविधान सभा में हुई चर्चा और प्रस्तावों को किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की व्याख्या के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया गया? तो यहाँ से हम आंसर जो थर्ड का आंसर है हम यहाँ से लिख देंगे, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ कई की गई बातों को रिकॉर्ड किया जाता था और संभाला जाता था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहस के हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सके, संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे सीधे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मतलब जो आंसर दिया गया उसी में से आंसर कर लेते हैं। एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे, by what name were the discussion and proposal on the constitution assembly published? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो ये ना, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू इंटरप्ट एन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई? तो यहाँ से देखो आ जाएगा इसका आंसर एवरी डॉक्यूमेंट। थर्ड का आंसर, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड। हर जो भी बोला जा रहा था वो रिकॉर्डेड था एंड प्रिजर्व था। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट व्हेन प्रिंटेड। दीज डिबेट आर 12 बल्कि वॉल्यूम। दीज डिबेट प्रोवाइड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर यूज टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहा गया है, उसी तरीके का यहाँ पे है, एक और 2 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर देखो क्या कहा गया है, जैकोबिन क्लब के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। तो फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड, जैकोबिन की लाल टोपी किसका प्रतीक था? तो देखो यहाँ पे लिखा है, 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड देखो क्या कहा गया, फ्रांसीसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत्व बताइए।
देखो यहाँ पे महत्व बताया गया है, उसके बारे में बताना है हमको। तो यहाँ से जैकोबिन के बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसे उन्होंने ऐसा समाज के फैशन को पस्त वर्ग खास तौर पर घुटने तक पहने जाते थे ब्रचीज पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। इसीलिए जैकोबिन को सोकात के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर वो पूछा जाए कि कौन कौन उसके हिस्से में आते थे, कौन कौन उसके लोग थे, तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, यही जैकोबिन क्लब हु इज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। तो आपको देखो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ये रहा मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन। यहाँ से फर्स्ट का आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड, व्हाट डिड द रेड कैप इन जैकोबिन सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करता था, यहाँ पे देखो ये रहा सेंस कस्टम मेन्स वर रोड एडिशनल टू रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, किसको करते थे, लिबर्टी को, स्वतंत्रता को। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द जैकोबिन क्लब इन फ्रेंच सोसाइटी, तो उनकी क्या विशेषता थी, क्या उनके बारे में, कि उनके जो सेट ऑफ मतलब जो क्लोथ्स वो पहन रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अनुच्छेद को पढ़कर आपको देना है। हिमालय यहाँ पे पर्वत के बारे में बताया गया है, तो बहुत ही आसान है ये, इसको हम देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, फटाफट इसका आंसर देखते हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो देखो ये रहा पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया कि क्षेत्रों के आधार पर क्या किया गया है, फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर दिया गया है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। थोड़ा सा जो यहाँ पे स्क्रीन मैंने छोटी कर ली है, जिससे कि क्वेश्चन सारे इसके एक साथ में आ जाए। पंजाब हिमालय की किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे सतलुज एंड सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी दो नदियां हैं, सतलुज एवं सिंधु। पूर्वी पहाड़ियों की विशेषता बताइए, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लिख देंगे आप थर्ड का आंसर। पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं या घाटियों के रूप में फैली हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। On what basis in Himalaya divided into from west to east? यहाँ से देखो Himalayas has been divided the basis of the region from the west to east, किसके रीजन कैसा है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड किया गया है। बिटवीन विच टू रिवर्स इन पंजाब हिमालय लोकेटेड, तो देखो यहाँ पे लिखा गया इंडस एंड सतलुज। इंडस एंड सतलुज क्या है, जो हिमालय रिवर्स हैं, टू रिवर्स है, ठीक है। मेंशन एनी टू फीचर्स, तो यहाँ से आप लिखेंगे दे आर नोन एज द, यहाँ से लेकर थर्ड का आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे कि दे आर नोन एज द पूर्वांचल एंड द ईस्ट हिल्स ऑफ माउंटेन। दीज हिल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट are mostly composed of strong sandstone with sediment rock covered with the dense forest. The mostly run in the parallel range in the valley. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि खंड 6 मतलब सेक्शन एफ दिया गया मैप बेस्ड क्वेश्चन है। विश्व में राजनीतिक मानचित्र में ए और बी दो लक्षण अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और सही नाम पर मानचित्र पर सीधी रेखा दी गई है। एक है मित्र राष्ट्र, एक है धुरी राष्ट्र। एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं। टू प्लेस ए एंड बी आर मार्क इन द आउटलाइन political map of the world. Identify these places with the help of the following information. Write their correct name on the line and mark the near. Alienation and Axis power. देखो यहाँ पे फर्स्ट हम 31 का क्वेश्चन वर्ड मैप पे दिया गया है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो ए पॉइंट है वो क्या है और जो बी पॉइंट है वो क्या है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा, और जो बी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो टर्की हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टर्की। तो एक एलिन और एक एक्सिस पावर आपको यहाँ पे बतानी थी। ए एंड बी का आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही मैप एक और दिया गया है, देखो जो कि है इंडिया मैप। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे 37.2 दिया गया है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और नाम बताइए। तो मैं आपको ये सारे ही करवा दूंगी, लेकिन आपको इनमें से जब एग्जाम में आएगा तो 3 करना है, क्योंकि 3 मार्क्स का है। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, अनाईमुडी, बी पर इनाईमुडी, सी पर बिहार, डी पर कोंकण और ई पर वुलर झील। तो ये सारे आपको बताने हैं जो इंडिया का मैप दिया गया है। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, तो आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए। हिमाचल, ए हिमाचल प्रदेश, बी अनाईमुडी, सी बिहार, कोंकण और वुलर झील। तो देखो यहाँ पे मैप दिया गया है। ये देखो ये इंडिया का मैप है। इस मैप में आपको क्या करना है, ये सभी चीजें बतानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो ये हो जाएगा ए, जिसमें क्या कहा गया था, ए में क्या कहा गया था, अरुणाचल प्रदेश। ए में क्या कहा गया था, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। बी में था अनाईमुडी, तो बी हो जाएगा अनाईमुडी। सी में था बिहार, तो ये हो जाएगा बिहार। डी में था कोंकण, तो डी हो जाएगा कोंकण। और ई में था वुलर झील, तो ये हो जाएगा ई। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना है मैप में, इनमें से किन्हीं 3 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
तो अभी हमने 37.2 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद जो पेपर है वो दृष्टिबाधित मतलब कि ब्लाइंड्स के लिए है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो 3-4 क्वेश्चन है, और जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसके अंदर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू गाइज।